संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में रविवार को नागौर जिले के दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए जा रहे भारत रत्न पुरस्कार पर रंधावा ने सवाल खड़े किए, साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी टिप्पणी की। रंधावा नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस पर बैन किसने लगाया? गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। आरएसएस को देश विरोधी कहा था। जनसंघ 1955 में बना था। इनको इतना ही राम मंदिर से लगाव था तो प्राण प्रतिष्ठा में लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं लेकर गए, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। नागौर में रविवार को दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए जा रहे भारत रत्न पुरस्कार पर रंधावा ने सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी टिप्पणी की। रंधावा नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां मामला सिविल लाइन जयपुर निवासी हरबीर कौर पूनम सिंह बनाम मुनिंदर सिंह के संपत्ति विवाद का है, जिसकी शिकायत मां और बेटी ने सोडाला थाने में बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन तत्कालीन एसएचओ और पारिवारिक मामला बताकर मामला दर्ज नहीं किया। शरदा हरबीर कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा मोनिंदर आए दिन मुझे और मेरी बेटी को गंदी गाली देता है, मारपीट करता है और धमकाता है कि मकान खाली करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन सब के सबूत की ऑडियो वीडियो पुलिस को भी दी, बावजूद इसके थाने ने निष्पक्ष जांच करना भी उचित नहीं समझा। पूनम ने बताया कि भाई की पत्नी, ससुर आदि सब मिले हैं। पूनम ने आगे बताया कि कोर्ट के जरिए एफआईआर भी दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने सबूत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने का धर्म भी नहीं निभाया। कार्रवाई करना तो दूर की बात, हमने थक हार कर डीजीपी के पास भी गए तो उन्होंने फाइल अपने पास मंगाई। आपको बता दें, कोर्ट ने मनिंदर सिंह द्वारा पेश कुटर्चित झूठी वसीयतें 2000 से और 2003 की एफएस लॉन्च के आदेश दिए। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक जांच को अंतरिम रूप नहीं दिया। कोर्ट ने बार बार पुलिस से जवाब भी मांगा, लेकिन पुलिस ने ना तो जवाब दिया और ना कोई उचित कार्रवाई की। इससे क्या समझा जाए कि क्या पुलिस भी मिली है? वहीं बताया कि मैं और मेरी बीमार बूढ़ी माताजी अभी कुछ दिन पूर्व एक बार फिर डीजीपी कार्यालय गए। उन्होंने बताया कि आपकी जांच एसीबी सोडाला के पास है। तब ताजा स्थिति ये है कि हमारे और हमारे गवाहों के बयान हो गए। हमें आश्चर्य होता है कि हम हर सबूत दस्तावेजों के साथ पेश कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक जांच पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही। हमारे इतने महीने से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, कोर्ट के आदेश के बाद भी, थाने चक्कर लगाने के बाद भी, महिला आयोग में शिकायत करने के बाद भी मेरी बूढ़ी बीमार मां हरबीर कौर को न्याय कब मिलेगा? उस पर कार्रवाई होगी। मीडिया के माध्यम से उन्होंने मांग की कि झूठी वसीयत पेश करने और मारपीट व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भाई मनिंदर सिंह, उनकी पत्नी, ससुर के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मीडिया के माध्यम से एसपी सोडाला श्याम सुंदर से अपील की है कि जल्द से जल्द पूरी जांच पूरी करे और हमें न्याय दिलाए। करने का यही कारण रहा है कि जांच में डिले ना हो, वसीयत की जांच में डिले ना हो और जो सच है वो सामने आ जाए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी तो फिर हम कहाँ जाते? हर जगह तो हमने एसपी के पास चले गए, कमिश्नर के पास गए हैं, कमिश्नर के पास तो बहुत बार गए हैं
और डीजीपी के पास गए, जो पहले डीजीपी थे उनके पास गए थे, और सोडाला थाने भी गए, एसएचओ से भी मिले, सब जगह गुहार लगाई, राष्ट्रीय महिला आयोग में गए, और ये जो सीएम में शिकायत करते हैं वहाँ भी हमने शिकायत करी है, लेकिन कहीं से भी कोई भी नहीं हो रही, कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही थी। हर जगह डिले किया जा रहा है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है कि जिससे कि सच सामने आए, सब दिखा दिए। कुलायत से खबर, जहां भारत पाकिस्तान सीमांत क्षेत्र के बरसलपुर ग्राम पंचायत के भीमनगर में चल रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंदेल ने बताया कि फाइनल मुकाबला बरसलपुर बनाम भलूरी के बीच खेला गया। भलूरी ने पहले खेलते हुए निर्धारित 10 ओवर में 105 रन का लक्ष्य दिया। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए बरसलपुर टीम केवल 28 रन पर सिमट गई। विजेता टीम को 7,100 रुपये व उपविजेता टीम को 5,100 रुपये की 7 ट्रॉफी दी गई। बिलाड़ा से खबर, जहां निकटतम खेजड़ला गांव में शहीद की प्रतिमा का अनावरण शहीद लक्ष्मण पिचकिया 21 जाट रेजिमेंट के सेना सैनिक मेडल सैनिक लक्ष्मण पिचकिया मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश की रक्षार्थ में शहीद हो गए। शहीद की तीसरी पुण्यतिथि पर शनिवार को प्रतिमाओं का खेजड़ला गांव के मुख्य बस स्टेशन चौराहे पर बने शहीद सर्किल वहीं पिपाड़ रोड स्थित शहीद स्मारक पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी दिलीप सिंह खंगारोहत ने कहा कि सीमा पर डटे भारत मां के इन सच्चे सपूतों की खातिर ही हम सब देशवासी सुरक्षित व चैन की नींद सो पाते हैं। हमें शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने व देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का आह्वान भी किया। झालावाड़ से खबर, जहां गोविंद भवन में कबीरपंथी संत रामपाल महाराज के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी पवित्र धर्म शास्त्रों, गीता, बाइबल, कुरान ग्रंथ, साहब पुराणों व कबीर सागर में लिखे रहस्य बताए गए। रामपाल महाराज ने सत्संग के द्वारा मानव समाज में फैली बुराइयों जैसे कि नशाखोरी, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, रिश्वत खोरी आदि के बारे में दूर करने व एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का संदेश भी दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले कार्यक्रम में समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को मिटाने व नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सत्संग रूपी अमृतमय वाणी के माध्यम से जनता को जागरूक किया। सूरतगढ़ से खबर, जहां सेकेंड हार्ट स्कूल में 12वीं के बच्चों का विदाई समारोह का आयोजन किया। प्रोग्राम की शुरुआत स्वागत सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ हुई। प्रोग्राम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। प्रोग्राम के अंत में स्कूल के मैनेजर फादर अब्राहम, सिस्टर शेल्वी, सभी अध्यापकों ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस समारोह के मुख्य अतिथि फादर अब्राहम थे। स्कूल के सभी शिक्षकों ने भी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सही राह पर चलने की सलाह दी। खबर गंगदार से, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को दिए गए निर्देश की पालना में उपखंड अधिकारी को दिशा निर्देश अनुसार गंगदार उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने क्षेत्र के उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में आयुर्वेदिक अस्पताल व कुमठिया हायर सेकेंडरी विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें संबंधित विभाग के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ अपर्याप्त मिला, वहीं गंदगी का अंबार मिला। बिस्तर की बेडशीट फटी मिली, वहीं शौचालय में भी गंदगी मिली, जिस पर नाराजगी जताते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भरतपुर से खबर, जहां धौलपुर के जाट समाज आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन में आज उज्जैन उपखंड के जयचोली में 18वें दिन महापड़ाव डाला हुआ है। जयचोली में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें नेम सिंह फौजदार ने बताया कि सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही है। हमारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा है, लेकिन आज महापंचायत में सरो समाज ने निर्णय लिया कि सरकार या तो हमें आरक्षण दे, नहीं तो 3 दिन का समय और है। अगर सरकार सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती तो 7 फरवरी दोपहर 12 बजे दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग को बंद कर दिया जाएगा। जयचोली गांव में आज भारी सरदार इकट्ठी हुई और एक महापंचायत का रूप लेकर क्या निर्णय हुआ? आज से
अनशन शुरू किया गया है, आमरण अनशन शुरू किया गया है और 7 तारीख को 12 बजे बम्बई दिल्ली रेलवे मार्ग को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार को खूब गंभीरता का परिचय जाट समाज ने दिया है। रजिस्टर जिसमें नाम दर्ज कर उन्हें सरकार को हमने 3 दिन का और वक्त दिया है। अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती तो निश्चित तौर पर 7 तारीख को 12 बजे ये रेल मार्ग बंद होगा। वहीं भरतपुर के रुदावल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी द्वारा कस्बा रुदावल व उज्जैन में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का उद्देश्य भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या की जानकारी लेना है ताकि आपदा के समय तत्काल प्रभाव से कानून व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन किया जा सके। साथ ही आपदा के समय पैदा होने वाले विषम परिस्थितियों पर कारगर ढंग से नियंत्रित करने को भी चर्चा की। रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडेंट श्रीराम शर्मा ने फ्लैग मार्च के बाद सभी क्षेत्रों का सांकेतिक मानचित्र भी बनाया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में रविवार को नागौर जिले के दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए जा रहे भारत रत्न पुरस्कार पर रंधावा ने सवाल खड़े किए, साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी टिप्पणी की। रंधावा नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस पर बैन किसने लगाया? गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। आरएसएस को देश विरोधी कहा था। जनसंघ 1955 में बना था। इनको इतना ही राम मंदिर से लगाव था तो प्राण प्रतिष्ठा में लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं लेकर गए, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। नागौर में रविवार को दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए जा रहे भारत रत्न पुरस्कार पर रंधावा ने सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी टिप्पणी की। रंधावा नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां मामला सिविल लाइन जयपुर निवासी हरबीर कौर पूनम सिंह बनाम मुनिंदर सिंह के संपत्ति विवाद का है, जिसकी शिकायत मां और बेटी ने सोडाला थाने में बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन तत्कालीन एसएचओ और पारिवारिक मामला बताकर मामला दर्ज नहीं किया। शरदा हरबीर कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा मोनिंदर आए दिन मुझे और मेरी बेटी को गंदी गाली देता है, मारपीट करता है और धमकाता है कि मकान खाली करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन सब के सबूत की ऑडियो वीडियो पुलिस को भी दी, बावजूद इसके थाने ने निष्पक्ष जांच करना भी उचित नहीं समझा।
पूनम ने बताया कि भाई की पत्नी, ससुर आदि सब मिले हैं। पूनम ने आगे बताया कि कोर्ट के जरिए एफआईआर भी दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने सबूत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने का धर्म भी नहीं निभाया। कार्रवाई करना तो दूर की बात, हमने थक हार कर डीजीपी के पास भी गए तो उन्होंने फाइल अपने पास मंगाई। आपको बता दें, कोर्ट ने मनिंदर सिंह द्वारा पेश कुटर्चित झूठी वसीयतें 2000 से और 2003 की एफएस लॉन्च के आदेश दिए। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक जांच को अंतरिम रूप नहीं दिया। कोर्ट ने बार बार पुलिस से जवाब भी मांगा, लेकिन पुलिस ने ना तो जवाब दिया और ना कोई उचित कार्रवाई की। इससे क्या समझा जाए कि क्या पुलिस भी मिली है? वहीं बताया कि मैं और मेरी बीमार बूढ़ी माताजी अभी कुछ दिन पूर्व एक बार फिर डीजीपी कार्यालय गए। उन्होंने बताया कि आपकी जांच एसीबी सोडाला के पास है। तब ताजा स्थिति ये है कि हमारे और हमारे गवाहों के बयान हो गए। हमें आश्चर्य होता है कि हम हर सबूत दस्तावेजों के साथ पेश कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक जांच पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही। हमारे इतने महीने से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, कोर्ट के आदेश के बाद भी, थाने चक्कर लगाने के बाद भी, महिला आयोग में शिकायत करने के बाद भी मेरी बूढ़ी बीमार मां हरबीर कौर को न्याय कब मिलेगा? उस पर कार्रवाई होगी। मीडिया के माध्यम से उन्होंने मांग की कि झूठी वसीयत पेश करने और मारपीट व गाली गलोच व जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भाई मनिंदर सिंह, उनकी पत्नी, ससुर के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मीडिया के माध्यम से एसपी सोडाला श्याम सुंदर से अपील की है कि जल्द से जल्द पूरी जांच पूरी करे और हमें न्याय दिलाए। करने का यही कारण रहा है कि जांच में डिले ना हो, वसीयत की जांच में डिले ना हो और जो सच है वो सामने आ जाए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी तो फिर हम कहाँ जाते? हर जगह तो हमने एसपी के पास चले गए, कमिश्नर के पास गए हैं, कमिश्नर के पास तो बहुत बार गए हैं और डीजीपी के पास गए, जो पहले डीजीपी थे उनके पास गए थे और सोडाला थाने भी गए, एसएचओ से भी मिले, सब जगह गुहार लगाई, राष्ट्रीय महिला आयोग में गए और ये जो सीएम में शिकायत करते हैं वहाँ भी हमने शिकायत करी है, लेकिन कहीं से भी कोई भी नहीं हो रही, कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही थी। हर जगह डिले किया जा रहा है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है कि जिससे कि सच सामने आए। सब दिखा दिए। कुलायत से खबर, जहां भारत पाकिस्तान सीमांत क्षेत्र के बरसलपुर ग्राम पंचायत के भीमनगर में चल रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंदेल ने बताया कि फाइनल मुकाबला बरसलपुर बनाम भलूरी के बीच खेला गया। भलूरी ने पहले खेलते हुए निर्धारित 10 ओवर में 105 रन का लक्ष्य दिया। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए बरसलपुर टीम केवल 28 रन पर सिमट गई। विजेता टीम को 7,100 रुपये व उपविजेता टीम को 5,100 रुपये की साथ ट्रॉफी दी गई। बिलाड़ा से खबर, जानीकर्तम खेजड़ला गांव में शहीद की प्रतिमा का अनावरण शहीद लक्ष्मण पिचकिया 21 जाट रेजिमेंट के सेना सैनिक मेडल सैनिक लक्ष्मण पिचकिया मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश की रक्षार्थ में शहीद हो गए। शहीद की तीसरी पुण्यतिथि पर शनिवार को प्रतिमाओं का खेजड़ला गांव के मुख्य बस स्टेशन चौराहे पर बने शहीद सर्किल व वहीं पिपाड़ रोड स्थित शहीद स्मारक पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी दिलीप सिंह खंगारोहत ने कहा कि सीमा पर डटे भारत माँ के इन सच्चे सपूतों की खातिर ही हम सब देशवासी सुरक्षित व चैन की नींद सो पाते हैं। हमें शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने व देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का आह्वान भी किया। झालावाड़ से खबर, जहां गोविंद भवन में कबीरपंथी संत रामपाल महाराज के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी पवित्र धर्म शास्त्रों, गीता, बाइबल, कुरान ग्रंथ, साहब पुराणों व कबीर सागर में लिखे रहस्य बताए गए।
रामपाल महाराज ने सत्संग के द्वारा मानव समाज में फैली बुराइयों जैसे कि नशाखोरी, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, रिश्वत खोरी आदि के बारे में दूर करने व एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का संदेश भी दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले कार्यक्रम में समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को मिटाने व नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सत्संग रूपी अमृतमय वाणी के माध्यम से जनता को जागरूक किया। सूरतगढ़ से खबर, जहां सेकेंड हार्ट स्कूल में 12वीं के बच्चों का विदाई समारोह का आयोजन किया। प्रोग्राम की शुरुआत स्वागत सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ हुई। प्रोग्राम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। प्रोग्राम के अंत में स्कूल के मैनेजर फादर अब्राहम, सिस्टर शिल्वी, सभी अध्यापकों ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस समारोह के मुख्य अतिथि फादर अब्राहम थे। स्कूल के सभी शिक्षकों ने भी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सही राह पर चलने की सलाह दी। खबर गंगाधार से, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को दिए गए निर्देश की पालना में उपखंड अधिकारी को दिशा निर्देश अनुसार गंगाधार उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने क्षेत्र के उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में आयुर्वेदिक अस्पताल व कुमठिया हायर सेकेंडरी विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें संबंधित विभाग के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ अपर्याप्त मिला, वहीं गंदगी का अंबार मिला, बिस्तर की बेडशीट फटी मिली, वहीं शौचालय में भी गंदगी मिली, जिस पर नाराजगी जताते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भरतपुर से खबर, जहां धौलपुर के जाट समाज आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन में आज उज्जैन उपखंड के जयचोली में 18वें दिन महापड़ाव डाला हुआ है। जयचोली में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें नेम सिंह फौजदार ने बताया कि सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही है। हमारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा है, लेकिन आज महापंचायत में सर्व समाज ने निर्णय लिया कि सरकार या तो हमें आरक्षण दे, नहीं तो 3 दिन का समय और है। अगर सरकार सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती तो 7 फरवरी दोपहर 12 बजे दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग को बंद कर दिया जाएगा। जयचोली गांव में आज भारी सरदार इकट्ठी हुई और एक महापंचायत का रूप लेकर क्या निर्णय हुआ? आज से अनशन शुरू किया गया है, आमरण अनशन शुरू किया गया है और 7 तारीख को 12 बजे मुंबई दिल्ली रेलवे मार्ग को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार को खूब गंभीरता का परिचय जाट समाज ने दिया है। भैया जी वो रजिस्टर जिसमें नाम दर्ज कर उन्हें सरकार को हमने 3 दिन का और वक्त दिया है। अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती तो निश्चित तौर पर 7 तारीख को 12 बजे ये रेल मार्ग बंद होगा। वहीं भरतपुर के रुदावल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी द्वारा कस्बा रुदावल व उज्जैन में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का उद्देश्य भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या की जानकारी लेना है, ताकि आपदा के समय तत्काल प्रभाव से कानून व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन किया जा सके। साथ ही आपदा के समय पैदा होने वाले विषम परिस्थितियों पर कारगर ढंग से नियंत्रित करने को भी चर्चा की। रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडेंट श्रीराम शर्मा ने फ्लैग मार्च के बाद सभी क्षेत्रों का सांकेतिक मानचित्र भी बनाया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में रविवार को नागौर जिले के दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए जा रहे भारत रत्न पुरस्कार पर रंधावा ने सवाल खड़े किए, साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी टिप्पणी की। रंधावा नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस पर बैन किसने लगाया? गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। आरएसएस को देश विरोधी कहा था। जनसंघ 1955 में बना था। इनको इतना ही राम मंदिर से लगाव था तो प्राण प्रतिष्ठा में लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं लेकर गए, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। नागौर में रविवार को दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए जा रहे भारत रत्न पुरस्कार पर रंधावा ने सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी टिप्पणी की। रंधावा नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां मामला सिविल लाइन जयपुर निवासी हरबीर कौर पूनम सिंह बनाम मुनिंदर सिंह के संपत्ति विवाद का है, जिसकी शिकायत मां और बेटी ने सोडाला थाने में बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन तत्कालीन एसएचओ और पारिवारिक मामला बताकर मामला दर्ज नहीं किया। शरदा हरबीर कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा मोनिंदर आए दिन मुझे और मेरी बेटी को गंदी गाली देता है, मारपीट करता है और धमकाता है कि मकान खाली करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन सब के सबूत की ऑडियो वीडियो पुलिस को भी दी, बावजूद इसके थाने ने निष्पक्ष जांच करना भी उचित नहीं समझा। पूनम ने बताया कि भाई की पत्नी, ससुर आदि सब मिले हैं। पूनम ने आगे बताया कि कोर्ट के जरिए एफआईआर भी दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने सबूत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने का धर्म भी नहीं निभाया। कार्रवाई करना तो दूर की बात, हमने थक हार कर डीजीपी के पास भी गए तो उन्होंने फाइल अपने पास मंगाई। आपको बता दें, कोर्ट ने मनिंदर सिंह द्वारा पेश कुटर्चित झूठी वसीयतें 2000 से और 2003 की एफएस लॉन्च के आदेश दिए। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक जांच को अंतरिम रूप नहीं दिया। कोर्ट ने बार बार पुलिस से जवाब भी मांगा, लेकिन पुलिस ने ना तो जवाब दिया और ना कोई उचित कार्रवाई की। इससे क्या समझा जाए कि क्या पुलिस भी मिली है? वहीं बताया कि मैं और मेरी बीमार बूढ़ी माताजी अभी कुछ दिन पूर्व एक बार फिर डीजीपी कार्यालय गए। उन्होंने बताया कि आपकी जांच एसीबी सोडाला के पास है। तब ताजा स्थिति ये है कि हमारे और हमारे गवाहों के बयान हो गए। हमें आश्चर्य होता है कि हम हर सबूत दस्तावेजों के साथ पेश कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक जांच पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही। हमारे इतने महीने से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, कोर्ट के आदेश के बाद भी, थाने चक्कर लगाने के बाद भी, महिला आयोग में शिकायत करने के बाद भी मेरी बूढ़ी बीमार मां हरबीर कौर को न्याय कब मिलेगा? उस पर कार्रवाई होगी। मीडिया के माध्यम से उन्होंने मांग की कि झूठी वसीयत पेश करने और मारपीट व गाली गलोच व जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भाई मनिंदर सिंह, उनकी पत्नी, ससुर के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मीडिया के माध्यम से एसपी सोडाला श्याम सुंदर से अपील की है कि जल्द से जल्द पूरी जांच पूरी करे और हमें न्याय दिलाए। करने का यही कारण रहा है कि जांच में डिले ना हो, वसीयत की जांच में डिले ना हो और जो सच है वो सामने आ जाए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी तो फिर हम कहाँ जाते? हर जगह तो हमने एसपी के पास चले गए, कमिश्नर के पास गए हैं, कमिश्नर के पास तो बहुत बार गए हैं और डीजीपी के पास गए, जो पहले डीजीपी थे उनके पास गए थे
और सोडाला थाने भी गए, SHO से भी मिले, सब जगह गुहार लगाई, राष्ट्रीय महिला आयोग में गए और ये जो CM में शिकायत करते हैं वहाँ भी हमने शिकायत करी है, लेकिन कहीं से भी कोई भी नहीं हो रही, कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही थी। हर जगह डिले किया जा रहा है, इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है कि जिससे कि सच सामने आए, सब दिखा दिए। कुलायत से खबर, जहां भारत पाकिस्तान सीमांत क्षेत्र के बरसलपुर ग्राम पंचायत के भीमनगर में चल रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंदेल ने बताया कि फाइनल मुकाबला बरसलपुर बनाम भलूरी के बीच खेला गया। भलूरी ने पहले खेलते हुए निर्धारित 10 ओवर में 105 रन का लक्ष्य दिया। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए बरसलपुर टीम केवल 28 रन पर सिमट गई। विजेता टीम को 7,100 रुपये व उपविजेता टीम को 5,100 रुपये की साथ ट्रॉफी दी गई। बिलाड़ा से खबर, जहां निकटतम खेजड़ला गांव में शहीद की प्रतिमा का अनावरण शहीद लक्ष्मण पिचकिया 21 जाट रेजिमेंट के सेना सैनिक मेडल सैनिक लक्ष्मण पिचकिया मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश की रक्षार्थ में शहीद हो गए। शहीद की तीसरी पुण्यतिथि पर शनिवार को प्रतिमाओं का खेजड़ला गांव के मुख्य बस स्टेशन चौराहे पर बने शहीद सर्किल वहीं पिपाड़ रोड स्थित शहीद स्मारक पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी दिलीप सिंह खंगारोहत ने कहा कि सीमा पर डटे भारत मां के इन सच्चे सपूतों की खातिर ही हम सब देशवासी सुरक्षित व चैन की नींद सो पाते हैं। हमें शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने व देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का आह्वान भी किया। झालावाड़ से खबर, जहां गोविंद भवन में कबीरपंथी संत रामपाल महाराज के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी पवित्र धर्म शास्त्रों गीता, बाइबल, कुरान ग्रंथ, साहब पुराणों व कबीर सागर में लिखे रहस्य बताए गए। रामपाल महाराज ने सत्संग के द्वारा मानव समाज में फैली बुराइयों जैसे कि नशाखोरी, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, रिश्वत खोरी आदि के बारे में दूर करने व एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का संदेश भी दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले कार्यक्रम में समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को मिटाने व नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सत्संग रूपी अमृतमय वाणी के माध्यम से जनता को जागरूक किया। सूरतगढ़ से खबर, जहां सेकेंड हार्ट स्कूल में 12वीं के बच्चों का विदाई समारोह का आयोजन किया। प्रोग्राम की शुरुआत स्वागत सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ हुई। प्रोग्राम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। प्रोग्राम के अंत में स्कूल के मैनेजर फादर अब्राहम, सिस्टर शिल्वी, सभी अध्यापकों ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस समारोह के मुख्य अतिथि फादर अब्राहम थे। स्कूल के सभी शिक्षकों ने भी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सही राह पर चलने की सलाह दी। खबर गंगदार से, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को दिए गए निर्देश की पालना में उपखंड अधिकारी को दिशा निर्देश अनुसार गंगदार उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने क्षेत्र के उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में आयुर्वेदिक अस्पताल व कुमठिया हायर सेकेंडरी विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें संबंधित विभाग के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ अपर्याप्त मिला, वहीं गंदगी का अंबार मिला। बिस्तर की बेडशीट फटी मिली, वहीं शौचालय में भी गंदगी मिली, जिस पर नाराजगी जताते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भरतपुर से खबर, जहां धौलपुर के जाट समाज आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन में आज उज्जैन उपखंड के जयचोली में 18वें दिन महापड़ाव डाला हुआ है। जयचोली में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें नेम सिंह फौजदार ने बताया कि सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही है। हमारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा है, लेकिन आज महापंचायत में सर्व समाज ने निर्णय लिया कि सरकार या तो हमें आरक्षण दे, नहीं तो 3 दिन का समय और है। अगर सरकार सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती तो 7 फरवरी दोपहर 12 बजे दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग को बंद कर दिया जाएगा। जयचोली गांव में आज भारी सरदारी इकट्ठी हुई और एक महापंचायत का रूप लेकर क्या निर्णय हुआ? आज से अनशन शुरू किया गया है, आमरण अनशन शुरू किया गया है और 7 तारीख को
12 बजे बम्बई दिल्ली रेलवे मार्ग को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार को खूब गंभीरता का पर्चा जाट समाज ने दिया है। भैया जी वो रजिस्टर जिसमें नाम दर्ज कर उन्हें सरकार को हमने 3 दिन का और वक्त दिया है। अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती तो निश्चित तौर पर 7 तारीख को 12 बजे ये रेल मार्ग बंद होगा। वहीं भरतपुर के रुदावल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी द्वारा कस्बा रुदावल व उज्जैन में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का उद्देश्य भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या की जानकारी लेना है ताकि आपदा के समय तत्काल प्रभाव से कानून व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन किया जा सके। साथ ही आपदा के समय पैदा होने वाले विषम परिस्थितियों पर कारगर ढंग से नियंत्रित करने को भी चर्चा की। रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडेंट श्रीराम शर्मा ने फ्लैग मार्च के बाद सभी क्षेत्रों का सांकेतिक मानचित्र भी बनाया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में रविवार को नागौर जिले के दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए जा रहे भारत रत्न पुरस्कार पर रंधावा ने सवाल खड़े किए, साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी टिप्पणी की। रंधावा नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस पर बैन किसने लगाया? गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। आरएसएस को देश विरोधी कहा था। जनसंघ 1955 में बना था। इनको इतना ही राम मंदिर से लगाव था तो प्राण प्रतिष्ठा में लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं लेकर गए, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। नागौर में रविवार को दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर विवादित टिप्पणी कर दी। केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए जा रहे भारत रत्न पुरस्कार पर रंधावा ने सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी टिप्पणी की। रंधावा नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां मामला सिविल लाइन जयपुर निवासी हरबीर कौर पूनम सिंह बनाम मुनिंदर सिंह के संपत्ति विवाद का है, जिसकी शिकायत मां और बेटी ने सोडाला थाने में बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन तत्कालीन एसएचओ और पारिवारिक मामला बताकर मामला दर्ज नहीं किया। शरदा हरबीर कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा मोनिंदर आए दिन मुझे और मेरी बेटी को गंदी गाली देता है, मारपीट करता है और धमकाता है कि मकान खाली करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन सब के सबूत की ऑडियो वीडियो पुलिस को भी दी, बावजूद इसके थाने ने निष्पक्ष जांच करना भी उचित नहीं समझा। पूनम ने बताया कि भाई की पत्नी, ससुर आदि सब मिले हैं। पूनम ने आगे बताया कि कोर्ट के जरिए एफआईआर भी दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने
सबूत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने का धर्म भी नहीं निभाया। कार्रवाई करना तो दूर की बात, हमने थक हार कर डीजीपी के पास भी गए तो उन्होंने फाइल अपने पास मंगाई। आपको बता दें, कोर्ट ने मनिंदर सिंह द्वारा पेश कुटर्चित झूठी वसीयतें 2000 से और 2003 की एफएस लॉन्च के आदेश दिए। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक जांच को अंतरिम रूप नहीं दिया। कोर्ट ने बार बार पुलिस से जवाब भी मांगा, लेकिन पुलिस ने ना तो जवाब दिया और ना कोई उचित कार्रवाई की। इससे क्या समझा जाए कि क्या पुलिस भी मिली है? वहीं बताया कि मैं और मेरी बीमार बूढ़ी माताजी अभी कुछ दिन पूर्व एक बार फिर डीजीपी कार्यालय गए। उन्होंने बताया कि आपकी जांच एसपी सोडाला के पास है। तब ताजा स्थिति ये है कि हमारे और हमारे गवाहों के बयान हो गए। हमें आश्चर्य होता है कि हम हर सबूत दस्तावेजों के साथ पेश कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक जांच पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही। हमारे इतने महीने से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, कोर्ट के आदेश के बाद भी, थाने थाने चक्कर लगाने के बाद भी, महिला आयोग में शिकायत करने के बाद भी मेरी बूढ़ी बीमार मां। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राज्य के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा सोमवार को जिले के भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। यहाँ मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए बेरवा ने एक के बाद एक कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। वहीं जाट आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे एक सामान्य प्रक्रिया करार दिया। साथ ही कहा कि हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य रोडवेज की ओर से नई बसें खरीदी जाएगी। हर जिला मुख्यालय से अयोध्या रोडवेज के लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा ताकि प्रदेश के लोग आसानी से रामलला के दर्शन कर सके। आगे उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जानबूझकर कांग्रेस ने 5 साल तक ईआरसीपी पर को लटकाए रखा। जोधपुर से खबर, जहां देवस्थान विभाग द्वारा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से अयोध्या मंदिर के लिए स्टेशन ट्रेन 1000 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इस ट्रेन को रवाना करने के लिए भगत के कोठी रेलवे स्टेशन पर देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत, विधि मंत्री जोगाराम पटेल व शहर विधायक अतुल बंसाली और सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी सहित कई गणमान्य लोग व राम भक्त मौजूद रहे। झालावाड़ से खबर, जहां गंगदार में भारतीय किसान संघ के बैनर तले क्षेत्र के सभी किसान कृषि उपज मंडी चौमहला पर इकट्ठे हुए। उसके बाद रैली के माध्यम से गंगधार उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष ईश्वर सेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सन 2020 में बीमा राशि के मुआवजे में जो किसान वंचित रह गए उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा राशि दी जाए। राजस्थान सरकार के वादे के मुताबिक गेहूं का मूल्य 2700 की घोषणा की जाए। किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया आज? पीरू सिंह, भारतीय किसान संघ जिला से मैं प्रभारी हूँ यहाँ का। और आज कई अनेकों समस्या है, पर जो विकट समस्या है हमारी 2-3। एक समस्या तो ये है कि 2022 का जो खराबा हुआ था उसमें बीमा और मुआवजा जो दिया गया था 40% इस गंगदार क्षेत्र के किसान अभी भी वंचित है। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सब किसानों को बीमा और मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। दूसरी समस्या हमारी ये है कि इस गंगदार क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदियां होते हुए भी यहाँ के किसान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी तक किसानों के खेत तक पर पानी नहीं पहुंचा है। सरकार ने करोड़ों रुपए की कई योजना चलाई है, पर बाकी गंगदार क्षेत्र को अभी तक वंचित रखा है। तो हमारा ये निवेदन है वर्तमान सरकार से कि यहाँ के किसानों। झालावाड़ से खबर, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से भवानी मंडी के दहेज के प्रकरण में महिला थाना सीआई के एएसआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय में प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकीम अब्बारी ने ज्ञापन में बताया कि उनकी भतीजी सबिया परवीन पुत्री अब्दुल सलाम के दहेज का
सामान संभालने अपने भाई अब्दुल सलाम व अब्दुल सत्तार व भाभी के साथ 4 फरवरी को भतीजी सबिया परवीज के दहेज के ज्ञापन लेने महिला थाना झालावाड़ पहुंचा था। दहेज का सामान ले जाने के कहने पर दहेज की लिस्ट के अनुसार सामान संभाल ही रहे थे कि उसमें स्वर्ण आभूषण लिस्ट के अनुसार कम थे। जब हमने इस बात को संभला रहे कांस्टेबल और एसआई व सीआई से सोने के आभूषण को कम की मांग की, मंगवाए तो कहा कि खड़े मेरे भाई अब्दुल सलाम के सदमी मोहम्मद इस्ताक व दामाद मोहम्मद मारूफ ने मेरे भाई भाभी भतीजी सईद को गालियां देकर धमकाने लगे। उनके साथ आए 15 से 20 असामाजिक तत्व भी हम लोगों से गाली गलौज करने लगे। बिजनौर से खबर, जहां नगीना देहात इलाके में रविवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 25,000 के नामी सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचे, जानवरों को काटने वाले हथियार भी बरामद किए। आज रात्रि में थानाध्यक्ष नगीना देहात द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास जब वह टांडा माईदास के पास संदिग्ध व्यक्तियों संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे तो सूचना प्राप्त हुई कि परमावाला की तरफ से 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, जिनके द्वारा थाना क्षेत्र में किसी संगीन वारदात को अंजाम दिया सकता है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष द्वारा मय फोर्स के उनकी घेराबंदी की गई। बदमाशों ने पुलिस पार्टी से घेरा देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा भी जवाबी सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में और दूसरे के जो है बाएं पैर में गोली लगी। जब इनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम शहजाद उर्फ मैगी सनाब मोहसिन और दूसरे ने अपना नाम शहजाद सनाब यूसुफ निवासी नजीबाबाद बताया जो है। इसमें शहजाद उर्फ मैगी एक शातिर थाना नजीबाबाद का एचएस है, जिसके ऊपर गोकुशी। सूरतगढ़ से खबर, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पवन चौधरी ने कोर्ट के आदेशों की पालना के खसरा नंबर 355/6 और वार्ड नंबर 1 में नगरपालिका टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान पालिका के एसआई सुनील कुमार, कालूराम सेन, जगदीश प्रसाद, धनपत, हरिराम जमादार व सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। कोलायत से खबर, जहां रमन शर्मा नाम पूछते ही कोलायत के हर व्यक्ति के दिल दिमाग में छवि उभरती है एक ऐसे शख्स की जो सर्दी गर्मी बारिश किसी भी मौसम में कोलायत के गहरे पानी में डुबकियां लगाते हुए डूब चुके लोगों को बाहर निकालता है। रमन शर्मा 12 साल की उम्र में ही अपने पिता रेवताराम की देखरेख में तालाब में उतरने लगे थे। हैरान करने वाली बात है कि 42 साल में वो 1000 से ज्यादा शव कोलायत के तालाब से निकाल चुके हैं। लगभग 800 लोगों को डूबने से बचा लिया। जाहिर है कि बीते 42 साल में अपनी जिंदगी का अधिकांश समय इन्होंने कोलायत के घाट पर अपना जीवन संकट में डाल लोगों को जान बचाने में गुजार दिया। जान जोखिम में डाल दूसरों का जीवन बचाने वाला ये शख्स इंसानियत की चलती फिरती किताब बन चुका है। इस मुद्दे पर संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग रमन तैराक व ग्रामीण कर रही हैं। इन सभी बातों को लेकर पेश है संवाददाता राहुल स्वेग की एक रिपोर्ट। नमस्कार, डीपी के न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है कोलायत के कपिल सरोवर। कोलायत का कपिल सरोवर पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। कोलायत का कपिल सरोवर पर 2 धर्मों की आस्था का केंद्र माना जाता है, सिख धर्म और हिंदू धर्म। कोलायत के कपिल मुनि मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर साल में एक बार मेला भी लगता है। इस मेले में भी कई दुर्घटनाएं हुई है। हालांकि अगर मैं बात करूं पिछले 1 सप्ताह की, अगर 1 सप्ताह के अंदर यहाँ कोलायत में 3 अनहोनी घटनाएं हुई है। लोगों ने आत्महत्या इस पवित्र कपिल सरोवर में करनी शुरू कर दी है। सुरक्षा को लेकर बात करें तो यहाँ कोलायत के कपिल सरोवर में कोई सुरक्षा के ताजा इंतजाम नहीं किए हुए हैं। काफी समय से स्थानीय तैराक रमन उपाध्याय है, वो कई वर्षों से लोगों की जान बचाते आ रहे हैं। अगर कुछ ऐसी हादसे होने की सूचना उनको मिलती है, वो मौके पर पहुंचते हैं और कई शवों को बाहर भी निकाला है। आज हमारे साथ है कोलायत से रमन उपाध्याय। उनसे बात करते हैं कि उनका जीवन किस तरह से बिता रहे हैं वो, और इस जान बचाने के लिए वो कितने वर्षों से प्रयासरत हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कितने वर्ष हो गए आपको ये सरोवर में सेवा देते हुए? 40-42 साल हो गए सेवा देते हुए मेरे को, और लगभग अभी तक जारी है। और
अभी जो हादसा हुआ वो आपके सामने, नजरों के सामने 2 दिन पहले। तो यहाँ पे आए दिन घटना तो घटती रहती है, मगर यहाँ पे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है किसी को बचाने के लिए या डूबते हुए निकालने के लिए, कोई यहाँ पे प्रशासन की तरफ से या कोई और किसी तरफ से। अभी तक कितने शवों को आपने बाहर निकाल लिया लगभग? लगभग देखो अनगिनत लोगों को निकाल लिया, और वैसे मेरे पास रिकॉर्ड भी पड़ा है, वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। मगर अनगिनत लोगों को जिंदा भी निकाला है। जब मौजूद खड़े रहते हैं तो उनको बचा सकते हैं, और कोशिश भी रहती है जब कोई हल्ला होता है, जब खड़े रहते हैं यहाँ पे कोई डूबने की आवाज़ आती है, शोर शराबा होता है, तो उस वक्त तो क्या मैं खड़ा रहता हूँ, तो ना तो उस वक्त मैं कपड़े खोलता हूँ, ना घड़ी ना बूट, एज इट इज़ जैसे हूँ। अभी इस आवाज़ कोई आ गई तो मैं इसी स्थिति में छलांग लगा देता हूँ। मगर मौजूदा रहने पे, पहले यहाँ रहता था और अब मैंने क्या है कि मैं अपने घर रहता हूँ, क्योंकि अब कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। 40 साल से कार्य करता आ रहा हूँ, मगर यहाँ पे अनदेखी हो रहा, तो फिर क्या करें। आप 40 साल से सेवा दे रहे हैं, ये कितनी वर्ष उम्र होगी आप? मेरी होगी लमसम 60 के करीब। 60 वर्ष के उम्र के अंदर भी एक आदमी लोगों की जान बचाने का काम कर रहा है। स्थानीय प्रशासन आपको कोई सेवा दे रहा है? नहीं, आज तक तो कोई प्रशासन ने मुझे सेवा या कोई ऐसा मुझे हेल्प नहीं की है, कोई मगर संसाधन उपलब्ध करवाए? संसाधन नहीं है, और काफी बार उनको मैंने अवगत भी करवाया है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सबके आगे मैंने निवेदन किया है, मगर वो नजरअंदाज कर देते हैं। वो इसका मतलब आप 40 साल से लोगों के बीच कार्य कर रहे हो, तो 40 वर्षों में जो सत्ता आई है उन सभी को कोलायत के बारे में, इस स्थिति के बारे में पता है? पूरों को पता है, यहाँ से लेकर मैं तो जहाँ तक मैं बताऊँ, सीएम वसुंधरा जी थे, तो इसी क्षेत्र के कर्म के अंदर मुझे उन्होंने सम्मानित किया था ब्रेवरी अवार्ड से। फिर अशोक जी की सरकार थी कांग्रेस, तो उन्होंने मुझे रेडीमेड बहादुर श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो नीचे से लेकर मैं ऊपर राष्ट्रपति जी तक उनके भी साथ मुझे बैठने का सौभाग्य मिला इस कर्म के पीछे। और उदयपुर से महाराणा मेवाड़, महाराणा प्रताप परिवार से गोल्ड मेडल्स, उनसे मुझे सम्मानित किया था। मगर मान सम्मान भगवान की कृपा से, कपिल मुनि की कृपा से बहुत कुछ मिला, मगर मेरे जो यहाँ संसाधन की जो कमी है, उसकी वो कमी कोई पूरी कर नहीं सका अभी तक। राष्ट्रपति तक आप बीच में बैठ चुके हो, 2 बार मुख्यमंत्री, अलग अलग कार्यकाल में आप सम्मानित हो चुके हो, फिर भी लोगों के बीच यह एक विडंबना है कि कोई संसाधन आपको उपलब्ध नहीं करवा रहे। ऐसा है कि अपन तो वो है कि जो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर नेकी कर कुएं में डाल दे चाहे तालाब में डाल दे। मैंने आज तक डाल दी है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलना है क्या नहीं। वो अपना तो कपिल मुनि है, उसके नज़रों में तो साफ है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मगर पता पूरी कॉलेज को, पूरे प्रशासन को, एमएलए एमपी सरपंच जितने भी हैं, वीडियो है, जो विकास अधिकारी है, थाना एसपी डीएसपी कलेक्टर, कोई भी मेरे कार्य से भाई वो ऐसा नहीं अनजान नहीं है। मगर यहाँ आते हुए क्या पता उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। आप तो यही डिमांड रखते हो कि आपको संसाधन उपलब्ध करवाएं? बस और क्या चाहिए, संसाधन मिल जाए, हमें एक बोट मिल जाए, हमें यहाँ रूम मिल जाए, रस्सा ट्यूब जो भी कुछ है, बस आवाज लगा देते हैं, कह देते हैं रमन जी आओ यार, आदमी व्यक्ति डूब गया है। उस समय रमन जी पीछे नहीं होते? नहीं, उस वक्त भगवान की कृपा है, सभी भाई नाम से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, घर तक जानते हैं। जहाँ तक हमें भी पता है कि रमन उपाध्याय नाम से आपको कम लोग जानते हैं, तैराक रमन क्रम से। तैराक नाम से ज्यादा नहीं, ये कपिल मुनि ने जो मुझे ये नाम दिया है, तो ठीक है, ये तो एक अनमोल निधि दी है भगवान ने, मुझे कर्म दिया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो मेरी जन्मभूमि भी कपिल सरोवर के पास में ही है, मेरे माता पिता रहते थे, मेरा जन्म ही हुआ, जन्मभूमि ये है, कर्म भूमि भी यही है। और सब ये तो क्या है कि संसार का मालिक है, मैं तो भाग्यशाली हूँ जो इनके चरणों में पड़ा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। एक सवाल और लोगों के बीच में चल रहा है कि भी यहाँ पर अगर स्थानीय गोताखोर भी आप अगर तैयार करते हैं तो? मैंने पहले, मेरे यहाँ सारे साधन थे, मेरे पास कम से कम 4-5 लाख का साधन था, मेरा पर्सनल था, ठीक है, रस्से थे, ट्यूब थे, 4 बोट थी मेरे पास में। मगर यहाँ के कुछ गंदे जो विचार लोग हैं, जो कुछ विचार के, जो हीन विचार के लोग होते हैं, घटिया विचार के, जो दिखने में बहुत बड़े दिखते हैं, मगर उन्होंने यहाँ राजनीति करके मेरे यहाँ पे रूम थे वो भी तोड़वा दिए, मेरी बोटें भी बाहर निकलवा दी, सब कुछ करवा दिया। तो भले कर, फिर मैंने सोचा यहाँ पे क्या है कि मेरी चीज आपको सेवा देनी थी। हाँ, मुझे तो सेवा देनी, मैं दूंगा, वो अपना जैसा कर्म करे करता रहे, ठीक है। लोगों के बीच डिमांड भी थी, मैं आज आपके पास आया हूँ, लोगों के पास यह डिमांड मेरे पास तक पहुंची, हमारे चैनल तक पहुंची कि आज रमन जी उपाध्याय से आप बात करें, वो क्या संसाधन सरकार से डिमांड करते हैं और उनकी क्या मांगे, इसलिए हम आपके पास आए। तो मुख्य संसाधन क्या क्या चीजें होती है इसमें? पहले बात तो ये है कि जो आप आए मेरे पास, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आज तक
अगर आप ये सोशल मीडिया आपकी नहीं आती तो शायद मेरी आवाज़ आज भी दबी रहती। और आज आपके चैनल के माध्यम से अब ये उजागर होने लगा है, सच्चाई सामने आ रही है, तो धीरे धीरे सच्चाई है तो वो एक दफे तो सच्चाई लड़खड़ा जाती है। हम तो यही चाहते हैं कि रमन उपाध्याय जो सेवा दे रहे हैं उसमें संसाधन सरकार उनको उपलब्ध करवाए। बस यही मांग है कि हमें साधन मिल जाए, यहाँ पे हमें भागना दौड़ना न पड़े, ताकि हम घाट पे 24 घंटे यहाँ रहे। परसों हमने एक खबर चलाई थी जिसमें आप यहाँ तैरते हुए दिखाई दिए थे, एक ट्यूब और एक बांस की मदद से, और उस बच्चे का शव निकाला था। वो यहाँ पे क्या, मैंने उनको पहले भी कहा था मुझे एक ट्यूब और एक रस्सा ला दो या एक बांस ला के दे दो और मैं उसको बॉडी को निकाल देता हूँ। और बाहर से टीम आई भी हुई थी, बड़ा संसाधन लेके आते हैं। एसडीआरएफ की टीम असफल रही, सबको पता है, हम भी यहीं थे, उन्होंने वो नहीं ढूंढ पाए। आपने 5 मिनट की कड़ी मशक्कत की, हमने यही देखा था और उस बच्चे का शव निकाला था। देखिए कि मैं जहाँ जाता हूँ निस्वार्थ भाव से जाता हूँ और न ही मैं दिखावा करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं घर पे छोटी सी सेवा करता हूँ माता रानी भटियाणी की। मैं उनका आशीर्वाद लेके, वो जब मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए, मुझे संकेत मिल जाए, तभी मैं उस कार्य को हाथ डालता हूँ। उसके बाद मैं पानी में उतरता हूँ तो मैं कपिल मुनि से प्रार्थना करता हूँ, इस सरोवर को प्रार्थना करता हूँ, हे जल देवता, जो तेरे अंदर चीज पड़ी है तू मुझे सुपुर्द कर दे। बस मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। जब आप पानी में उतरे थे, जो स्थानीय लोग थे और जो टीम थी, पूरा विश्वास था कि रमन तैराक इस बॉडी को बाहर लेके आएगा। ये जनता की भावना है, उनको पता है, उनको पता है कि यह असलियत क्या चीज है। आप पानी में नहीं उतरे थे, पानी के गहराई में नहीं गए थे, फिर भी आप बॉडी बाहर लेके। देखिए कि सब यही नहीं होता है कि खाली पानी में उतरने से ही सारे कार्य सफल हो सकता है। दिमाग और बुद्धि और जो काम लेना और कुछ आस्था और सच्ची लगन से काम करे ना, तो सब कुछ होता है। आपने 5 मिनट की कड़ी मशक्कत की, हमने यही देखा था और उस बच्चे का शव निकाला था। देखिए कि मैं जहाँ जाता हूँ निस्वार्थ भाव से जाता हूँ और न ही मैं दिखावा करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं घर पे छोटी सी सेवा करता हूँ माता रानी भटियाणी की। मैं उनका आशीर्वाद लेके, वो जब मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाए, मुझे संकेत मिल जाए, तभी मैं उस कार्य को हाथ डालता हूँ। उसके बाद मैं पानी में उतरता हूँ तो मैं कपिल मुनि से प्रार्थना करता हूँ, इस सरोवर को प्रार्थना करता हूँ, हे जल देवता, जो तेरे अंदर चीज पड़ी है तू मुझे सुपुर्द कर दे। बस मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। जब आप पानी में उतरे थे, जो स्थानीय लोग थे और जो टीम थी, पूरा विश्वास था कि रमन तैराक इस बॉडी को बाहर लेके आएगा। ये जनता की भावना है, उनको पता है, उनको पता है कि यह असलियत क्या चीज है। आप पानी में नहीं उतरे थे, पानी के गहराई में नहीं गए थे, फिर भी आप बॉडी बाहर लेके। देखिए कि सब यही नहीं होता है कि खाली पानी में उतरने से ही सारे कार्य सफल हो सकता है। दिमाग और बुद्धि और जो काम लेना और कुछ आस्था और सच्ची लगन से काम करे ना, तो सब कुछ होता है। कोई ये सारा थोड़ी है कि पानी के अंदर ये कौन से जो टीम आती है वो कौन से पानी में उतर गए नीचे। कल एक कमी भी दिखाई दी थी, एसडीआरएफ की टीम जब यहाँ पहुंची थी तो डीप ड्राइविंग की आवश्यकता थी। डीप ड्राइविंग का मतलब होता है, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, उनको पता भी है, डीप ड्राइविंग का मतलब है यहाँ पर जो पानी के गहराई में जाकर शव को ढूंढना। तो उस गहराई में जाकर ढूंढने वाली टीम भी तो यहाँ नहीं थी। और आपने बिना गहराई में जाके आपके अनुभव के आधार पर और 20 से 25 फुट का ये जो बांस आप लेके आए थे, वो स्थानीय आपके द्वारा ही ये जो लेके आया अपने घर से, वो भी मैं लेके आया। इस कोलाइट के कपिल सरोवर की गहराई कितनी हो? अभी यहाँ जहाँ खड़े हैं अपन, अभी इनके डीप 30 फुट है। 30 फुट की गहराई में भी लोगों के शव ढूंढना बहुत बड़ी बात है। सरकार से एक ही डिमांड के संसाधन उपलब्ध करो। जी बस संसाधन मिल जाए, यहाँ पे ये तीर्थ युगो युग रहेगा, ठीक है ना। ये कपिल मुनीश्वर जो तीर्थ स्थान है, जो राम जी के जन्म से पहले का श्री कोलाइट जी है, और ये तीर्थ रहेगा, आए दिन यहाँ मेला लगता रहेगा, अमावस पुण्य ग्रहण जो पूर्णिमा है। मैं अमावस पुण्य को अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हर महीने में 2 बार एक छोटे मेले सा माहौल रहता है और कार्तिक पूर्णिमा में बड़ा मेला लगता है। तो आप मेरे ख्याल से तो यही सेवा देते होंगे। देखिए मैंने 30 साल तक तो मैंने यहाँ अपना सहायता कक्ष लगाया, हर मेले में मैं सहायता कक्ष टेंट लगाता था और कोई किसी का सपोर्ट सहारा नहीं था। कोलाइट के एक भी व्यक्ति, व्यापार मंडल जो भी हैं, और कोलाइट का जो अर्थव्यवस्था चलती है वो कपिल मुनि के पीछे चलती है, उस मेले के पीछे उनका रोजगार चलती है। मगर कोलाइट के जितने भी लोग हैं वो क्या है कि इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा मेन कर्तव्य ये होता है कि जो कपिल सरोवर का ध्यान भी रखे और इसके ऊपर रख रखाव भी रखे, साफ सफाई भी रखे। मैं देखता हूँ, मैं पहले जब यहाँ रहता था, मैं एक ही व्यक्ति को शराब पिए हुए को नहीं छोड़ता था। यहाँ पे कोई लुच्चा लफंगा आवारा गुंडागर्दी करते, मेरी 24 घंटे में नाइट और रात और दिन में मैं ड्यूटी देता था। आज यहाँ पे देखो सारी हरकतें हो रही है, गंदगी, लैटरिन, पेशाब,
मैं कहता हूँ कि मुझे वापस यहाँ आप नियुक्त कीजिए या जो भी कुछ कीजिए, मुझे संसाधन दीजिए, मैं ड्यूटी दूंगा। बचाने वाला भगवान है, मगर मैं जहाँ जिस जगह होगा मैं एज इट इज उसी वक्त में उनकी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। सरकार इन्हें अगर संसाधन उपलब्ध करवाती है तो ये सेवा देने के लिए तैयार है, वो भी निस्वार्थ भाव से। क्यों? बात ऐसी है, देखो जब कोई काम पड़ता है ना तो पंचायत कहती है कि ये तालाब है जो पंचायत के अंडर में आता है। जब कोई डूब जाता है तो रमन शर्मा को बुलाता है डूब उसको निकालने के लिए। उस वक्त पंचायत कहाँ चली जाती है, प्रशासन कहाँ चली जाती है, विकास अधिकारी कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं एसडीएम का जो यहाँ अधिकार है वो, क्या उस वक्त उनको क्या दिमाग नहीं काम करते? इनके जो सवाल है, उनकी जो पीड़ा है, बिल्कुल सही है। हम भी मानते हैं कि इनको जो संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है वो सही है। एक मैं निवेदन भी करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक कि अगर कोई भामाशाह जुड़कर इनको संसाधन उपलब्ध करवाते हैं तो ये संसाधन यही इनको लोगों के बचाने के लिए ही काम आएंगे। बस यही है कि ये तो समाज सेवा का काम है, इसमें आप भी हेल्प कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति है भामाशाह, उनका स्वागत है, वो भी हमारी सेवा में शरीक हुए। सरकार अगर न दे तो अगर व्यापार मंडल जुड़े या कोई भी भामाशाह जुड़े, समाज से भी लोग जुड़े तो संसाधन तो उपलब्ध हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ यहाँ की जो प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे विकास अधिकारी है, चाहे एसडीएम साहब है, चाहे तहसीलदार है, चाहे सरपंच साहब है, वो सब यहाँ से लिख करके पहले तो गवर्नमेंट के पास भेजें, उनके आगे ये डिमांड रखे कि भाई हमारे इस तीर्थ स्थान के अंदर ये ऐसी आए दिन घटना घटती जा रही है। एक सवाल और, कोलायत के कपिल सरोवर पर एक पुलिस चौकी नियुक्त हुई है, खुली है, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उद्घाटन भी किया, पर यहाँ कोई बजट नहीं, कोई जवान भी तैनात नहीं। चौकी खोलने से क्या, उस पर नाम लिखने से क्या यहाँ की व्यवस्था हो गई? आदमी तो एक भी नहीं, एक भी आदमी नहीं है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है आप। वहाँ पे कोई बताओ तो सही स्टाफ, और अगर स्टाफ था वहाँ पे तो फिर ये घटना घटी तो फिर वहाँ के उस थाने से वहाँ से क्यों बुलाना पड़ता है, वहाँ से क्यों आते हैं? उनकी ड्यूटी यहाँ रहनी चाहिए। एक डिमांड और भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अपने बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस के जवान तैनात होने चाहिए। उस वक्त अगर यहाँ रहे तो कुछ तो सुविधा रहेंगी, चाहे कैसा भी आदमी हो। अगर वो घाट पे आया है उसको देखे भाई ये कैसा आवारा घूम रहा है, या इसके उसका पता पूछ ले भाई क्यों घूम रहा है, उसकी साइकोलॉजी तो पढ़ सकते हैं कि ये आदमी टेंशन में है या ये घूम रहा है। आत्महत्या जो कर रहा है वो तो कुछ मजबूर होके ही करता है। देखो आत्महत्या से करते हैं तो वैसे कोई खुशखबरी से कोई करता ही नहीं है। कभी कोई उसके घर में घटना घटती है, नाना प्रकार के विचार, हर घर में लड़ाई होती हैं, और घटना करने वाला कहीं से भी करता है, सरोवर में कर लेता है, ट्रेन के आगे आ जाता है, फांसी खा लेगा, जो भी कुछ कर लेगा। उसको अगर करनी तो वो कहीं पे कर लेगा, मगर इस जगह पे फिर अगर मौजूद रहे तो बच सकते हैं। कुछ बच्चे भी है, जो बच्चे हैं उनके घर तक। कितने लोगों को आपने अब तक जिंदा बचाया? अब ऐसा है कि मैं आपको एक दफे, या तो आप मेरे साथ चलो, जिन लोगों को निकाला है, जिस परिवार के बच्चे या बच्चियां बची है, आप उनसे ही मिलो ना, उनसे भी पूछो कि लगभग संख्या क्या होगी? लगभग 500 से ऊपर चली गई। 500 से ऊपर लोगों को जिंदा बचाया, 1000 से ऊपर डेड बॉडियां निकाली है, फिर भी सरकार आपकी कोई बात ये सुन नहीं रही कि संसाधन उपलब्ध करो। देखो अब सरकार, अब क्या है, सच्चाई आप पूछ रहे हैं तो इस सरोवर पे खड़े होकर झूठ बोलना नहीं चाहिए। अभी 27-28 करोड़ रुपए इस सरोवर के प्रति मंजूर हुआ है ना। अब उस सरोवर के ऊपर मंजूर हुआ है तो उसको लगाना कैसे है, सौंदर्यीकरण को लेकर हुआ, और इसका रखरखाव कैसा करना है। तो इसमें पहले तो क्या है कि इसके जो बजट पास होते हैं उसके अंदर पहले तो क्या है कि फॉर्मूला वही बनता है, इसमें सारे को कमीशन बनता है, ठीक है ना। कोई भी नहीं बचेगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई माई का लाल कहते कि मैं इसके सरोवर का पैसा नहीं खाऊंगा। पैसे लगाने को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर बजट हुआ, सिक्योरिटी को लेकर तो कोई किसी मंत्री या अधिकारी ने बात ही नहीं की। मैंने मंत्री जी से, भंवर सिंह जी से इसी तालाब पे कहा था कि आप मुझे यहाँ संसाधन दीजिए, मुझे यहाँ जो भी है आप हमारे राजस्थान के एक मिनी मुख्यमंत्री हैं, अशोक जी के बाद में आपका नंबर आता है, आप ऊर्जा मंत्री हैं, और क्या आपके खजाने में कमी आ गई? और आपको ये पता नहीं, अब आपके गांव के वो सेठ साहब प्रधान जी, तो उनको भी मैंने कहा था, वो एक परिवार के सदस्य, मैंने उनके आगे बात रखी और वो कहते हैं इसमें त्यार हम कर नहीं सकते। अरे वाह, आप कोलायत के प्रधान हो, एमएलए एमपी हो, आपका दिमाग। आपको नियुक्त करने की बात तो आप कर नहीं रहे हो, आप तो यही कह रहे हो कि मैं ये जो सेवा दे रहा हूँ निस्वार्थ, उसमें संसाधन उपलब्ध करो। बस साधन मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए, मुझे किसी को आवाज नहीं लगाना पड़े, या किसी को कहना नहीं पड़े कि यार मेरे को ट्यूब दे, मेरे को रास्ता दे या बांस दे। कोई सपोर्ट ही नहीं है यार। बिल्कुल सही कहा रमन जी तैराक ने, इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ सपोर्ट करना इतनी सी बात है कि उनको संसाधन उपलब्ध करो,
ताकि जो आए दिन ये जो घटनाएं हो रही है वो घटित होने से बचाई जा सके, या अगर हो चुकी है तो उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जा सके। हमारी भी सरकार से यही गुजारिश है कि रमन जी तैयार की ये जो बात है ऊपर तक रखें और ये जो संसाधन उपलब्ध करवाने वाली बात है वो जल्द ही पूरी हो। डीपी के न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट देखें राहुल सेवक के साथ। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हेलीकॉप्टर से पैतृक गांव अटारी पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हेलीपैड व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिला कलेक्टर लोकबंधु व पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने भी स्वागत किया। वहीं थोड़ी देर में सभा स्थल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पैतृक कुलदेवी की पूजा अर्चना व गांव की परिक्रमा का कार्यक्रम भी है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर